चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। वेक्टर का डिस्कशन हमारा चल रहा है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, जो लोग 4 दिन से उसको पढ़ रहे हैं एंड मॉड्यूल में से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल की प्रैक्टिस की है, उनको समझ में आया होगा कि टॉपिक जो है वो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट होता क्या है, देखो, एक नेचुरल हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसको नई चीजों के साथ कोप अप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। मतलब कोई भी नई चीज अगर अपन पढ़ रहे हैं और उस नई चीज को पढ़ने के बाद समझना और उसको अप्लाई करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वो फीलिंग आपको इस वेक्टर के बारे में आ रही होगी। मतलब वेक्टर में अब तक हमने एक्चुअल कुछ पढ़ा ही नहीं है। पहले मैंने बोला कि वेक्टर पढ़ना मतलब ये कोई फिजिक्स का टॉपिक है ही नहीं, ये फिजिक्स पढ़ने के लिए एक टूल है, मैथमेटिकल टूल अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है उसमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जिनको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। एज हियर वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इनके साथ चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर फिर से। तो अपन ये बात कर रहे थे कि बेसिकली फिजिक्स पढ़ने के लिए ये मैथमेटिकल टूल हमें रिक्वायर्ड है। मतलब ये मैथ्स जैसा है, जो नई कंसेप्ट है, क्योंकि हमने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ा है वो पूरा अलग था। एंड वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते टाइम हर एक स्टेप में हमें थोड़े से डिफरेंट रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। इसलिए नया है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड दे आर थिंकिंग दैट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 3 ही प्रोसेस स्टडी करनी है। एंड एक बार यहाँ पे क्लियर हो गई, मतलब एक्चुअल में ये वेक्टर का पार्ट पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स 4 to 5 लेक्चर्स लगते हैं, लेकिन फिर भी हमने तीसरा और आज 4th वन लेक्चर है, बस यहाँ पे एडिशन के बारे में डिस्कशन हमारा चल रहा है, वो भी पूरी तरह से हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि हम इसको इतना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि इसका यूज जब भी रिमेनिंग टॉपिक में हमें करना होगा तो वेक्टर देखने के बाद जो डर है, वेक्टर का जो खौफ है, वो हमारे दिमाग से निकलना चाहिए। इसलिए अपन प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। आप भी प्रॉपर टाइम देके मॉड्यूल में से जितना होमवर्क डेली बोला जा रहा है उतना अगर प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने बोला है कि मॉड्यूल के सॉल्व कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट हो गई विद डिस्कशन, नाउ यू कैन सॉल्व एनी बुक्स, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक में से सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जितना बोला जा रहा है, जितनी प्रैक्टिस करने को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उतना टाइम देके उतनी पूरी प्रैक्टिस करके इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था वेक्टर को। पहले वेक्टर को डिफाइन किया था, क्या थी वेक्टर की डेफिनेशन? कम ऑन फास्ट। Which has magnitude and direction. Is called as vector quantity, और इस वेक्टर And क्वांटिटी follow को vector law of addition. वेरी गुड। और वहां पे ब्रैकेट में और एक डाटा, एक पार्ट हमने लिखा था कि इट मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जो भी वेक्टर के लॉज ऑफ अलजेब्रा होंगे वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इन स्पेसिफिक वेक्टर के एडिशन के जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी उस क्वांटिटी को वेक्टर का दर्जा हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वेक्टर के रिलेटेड बेसिक कुछ नोमेनक्लेचर हमने देखा था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेरी गुड। क्या था यूनिट वेक्टर? मतलब यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर having मैग्नीट्यूड 1, सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हर बार 1 होगा, मैग्नीट्यूड हर बार 1 होगा। मतलब इस यूनिट वेक्टर से किसी भी स्केलर नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज ऑकर नहीं होगा, वहां पे हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन मिलेगी। और ये यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए डिसाइड किया है कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, हमारा जो स्पेस एंड टाइम रहेगा, हम किसी भी बॉडी की पोजीशन एंड मोशन जब भी स्टडी करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई जेड ऐसे 3 एक्सिस आते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अपन स्टडी करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है तो हम उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? आई कैप, जे कैप। वेरी गुड, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप दिख गया मतलब हमें मालूम हो गया कि ये क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट हो रही है। जे कैप आ गया मतलब अलोंग वाई एक्सिस एक्ट हो रही है। के कैप आ गया मतलब अलोंग एक्सिस जेड। और किसी भी क्वांटिटी का अगर यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है,
सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। गिवन वेक्टर अपॉन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो उसी मतलब एक क्वांटिटी है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, हर बार रेशियो तो 1 ही आने वाला है। जैसे 5/5 इज 1, 10/10 इज 1, इसका मतलब हर बार वी विल गेट मैग्नीट्यूड एज 1। बट न्यूमरेटर में वेक्टर था इसलिए उसकी डायरेक्शन वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये वेक्टर जो आएगा मैग्नीट्यूड 1 के साथ में उसको डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया है कि नाउ ऑनवर्ड वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह से करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप होगा, जो गिवन पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। अगर हमें ऐसा कोई वेक्टर दिया गया है और आपको बोला जा रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग पी, बोलो यूनिट वेक्टर अलोंग पी, जिनको आता है कैलकुलेट करो, बाकी लोग देखो क्या है फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय पी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें यस √54 इज मैग्नीट्यूड। क्या क्या सर मैग्नीट्यूड √54। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड आ गया, पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, कीर्ति आ गया, हम भी कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, मतलब मॉड ऑफ पी आ गया स्क्वायर रूट में 54। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनेगा 1/√54 इंटू गिवन वेक्टर तो एज इट इज रहेगा 2i कैप -7j कैप प्लस k कैप। यानी इसे देख के कोई समझ सकता है, ऐसे उनको लग सकता है कि ये जो दिख रहा है बोर्ड पे ये यूनिट वेक्टर कहाँ पे, इधर की तरफ 1 दिख रहा है, इधर तो सारे नंबर ही नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये आया कहां से, देखो यहाँ पे जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 बना, लेकिन इसके डायरेक्शंस थी, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको यही फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी गिवन वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको यूनिट वेक्टर? फिर सर आवाज गेला होता है। आवाज आ रहा है? हो सर Yes, आता है. sir. ये तो आवाज क्लियर सगळ्यांना? यस सर। ओके येतोय। ओके, तो यूनिट वेक्टर देखने के बाद हमने बाकी भी नोमेनक्लेचर स्टडी किया था जो बस मालूम होना चाहिए, जैसे कि इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स कब इक्वल रहेंगे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम होंगे तो, एंड वेक्टर पैरेलल रहे मतलब डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा बस डायरेक्शन सेम है। अगर नेगेटिव वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन डिफरेंट। एक्सेलेंट, एंड अगर अपोजिट वेक्टर बोलेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद में हमने को इनिशियल, को टर्मिनस, को प्लेनर, है ना, इस तरह के वेक्टर को भी डिफाइन किया था। उसके बाद में और थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लेकिन उतना इंपॉर्टेंट था, दैट वाज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर और नल वेक्टर। ये अलग ही कंसेप्ट है। क्या होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर? मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन वो वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन वो वेक्टर है, एंड इट इज हैविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन है लेकिन कहां पे, आर्बिटरी, वेरी गुड, अननोन, कहीं पे है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि यही डायरेक्शन होगी। ठीक है, होता है क्या ऐसे कभी, ऐसे कभी होता है क्या सर? डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है। कैसे? बॉडी गाड़ी घूम फिर के अपने पोजीशन पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो है वहां पे, मैग्नीट्यूड 0 है मतलब वो वेक्टर हो गया। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन। अब पोजीशन वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दिया है पी, ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये ओपी बनता है पोजीशन वेक्टर, इस ओपी को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, एक वेक्टर विच डिफाइंस और स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं यहां पे बोलूं कि मुझे
पोजीशन वेक्टर चाहिए। किसका? ओरिजिन का। ओरिजिन कहां पे? यहां पे। तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर मतलब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, वेक्टर ड्रॉ करूंगा फ्रॉम ओरिजिन टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 0। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन का मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको पोजीशन वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर है। क्लियर? यस सर। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा को डिफाइन करते टाइम हमने पहले ही देखा था कि जो स्केलर में होता था वो वेक्टर में नहीं होगा। डायरेक्ट एडिशन नहीं होगी, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे सारे डिफरेंट कुछ ना कुछ बेसिक स्पेसिफाइड रूल्स होंगे, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। देन एंड देन ओनली वी कैन सिंप्लीफाई द क्वांटिटी और इंटरेक्शन ऑफ द क्वांटिटीज व्हिच इन्वॉल्व्स द वेक्टर्स। ठीक है, और उसके लिए हमने 1 बाय 1 प्रोसेस स्टडी करना स्टार्ट किया था। पहली बात हमने स्टार्ट की थी अबाउट डिस्कशन अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर के एडिशन करते टाइम एक ही बेसिक रूल था हमारा, कौन सा? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एक मिनट बस, एक मिनट। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा था, क्या देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर में, याद है सबको? पहली बात क्या बोली थी मैंने? व्हाट वाज फर्स्ट कंडीशन? Vectors of the Head of one vector must be joined to the tail of other vector. Vectors of the same type can only be added. ये बेसिक रूल है कि कोई भी वेक्टर के अपन एडिशन कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड होगा, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड होता है। हम वेक्टर में मतलब एक फोर्स में दूसरा वेलोसिटी, इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, और एडिशन के लिए जितना भी डिस्कशन हमारा हो गया था वहां से हमने देखा था कि हर बार दो वेक्टर का जब भी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, अभी रिजल्टेंट की कंसेप्ट क्या होती है, वर्ड अलग है लेकिन उसकी मीनिंग ये होगी कि जो दो वेक्टर कंबाइनली कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, कोई कहीं पे भी एक्ट हो रहा है, तो उनका कंबाइन इफेक्ट जब हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कंसीडर करते हैं तो उसको बोला जाता है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे और एडिशन के बाद उसकी रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे, एक मिनट बेटा, जब हम उसके रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, विच वन याद है? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta. वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो आपको याद रखना है जिंदगी भर, लाइफ टाइम, कि टॉपिक हमारा वेक्टर चल रहा है या फिर रिमेनिंग टॉपिक की अपन स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, इफ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब ये आया कहां से? मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव करके दिया था। अब इसमें जो है a का मतलब क्या है? व्हाट इज a? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। व्हाट इज b? Magnitude of second vector. सेकंड वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यस। अब जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो अगर एंगल बना रहा है किसी भी वेक्टर के साथ, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? tan अल्फा इक्वल्स टू b sin theta upon a plus b cos theta. वेरी गुड, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। ठीक है, Sir. तो यस, सर हमें कैसे समझेगा कि हमें वहां पे tan अल्फा निकालना है या tan बीटा? बेसिकली हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, जो हमने डेरिवेशन में बात देखी थी, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है उसका ये एंगल अल्फा है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये एंगल बीटा निकालने को बोला है तो हम यही से अल्फा निकालेंगे, एंड जो थीटा था, दोनों के बिटवीन का टोटल एंगल थीटा था, उस थीटा में से इस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझा सर। सर जो आपने बोर्ड पे बनाया है वहां पे एक अल्फा है और एक थीटा है, yes. तो फिर अगर अल्फा बड़ा है तो बी वेक्टर बड़ा होगा? नहीं 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 नहीं, वो अल्फा जो है ना, ये रिजल्टेंट का एंगल है, और आप जो बोल रहे हैं वो कंडीशन में बस हम अल्फा बीटा किसी को भी बोल सकते हैं। ये कंडीशन होती है कि अगर ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर है तो जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर विथ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, वेक्टर विथ
ग्रेटर मैग्नीट्यूड इसके क्लोज होगा। मतलब एक बी वेक्टर है यहाँ पे, ये यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट ए के क्लोज होगा अगर ये कंडीशन है तो। ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी है, लेकिन ये छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार हमें अल्फा यहाँ से मिल जाएगा। अगर हमें बीटा चाहिए तो हम थीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ सर, दोनों क्लियर हो गए। ओके, तो इस तरह से हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हर बार हमें यही फॉर्मूला यूज करना है वेक्टर के एडिशन में, ठीक है। तो मुझे बोलो कि दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, एंड इनका रिजल्टेंट आपको दिया है कि 13 न्यूटन है। तो इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन का एंगल कितना था, कर सकते हैं? फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड आपको दिए गए हैं। चलो, सर एंगल 90 है। एंगल विल बी 90। वेरी गुड। देखो क्या करना होगा, फॉर्मूला वही है, रिजल्टेंट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2ab है। 12 इंटू 5 60, 60 का डबल 120 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे, ये 169। एंड ये सब अगर नहीं करना है तो सिंपल कंडीशन क्या मेंटेन हो रही है, देखो अगर हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, एक 5 न्यूटन है, दूसरा 12 न्यूटन है, और इनका जो रिजल्टेंट है 13 न्यूटन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की। कौन सा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बिटवीन का ये जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 रहेगा, तब जाके ये रिजल्टेंट जो है ये 13 न्यूटन बनेगा, ठीक है। इसी तरह का मैंने और एक शॉर्टकट आपको दिया था कि अगर दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड अगर आपको बोला है कि सेम है, इक्वल है, तो इस केस में रिजल्टेंट कितना होता है? 120 डिग्री। नहीं, 120 डिग्री। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? 2f cos theta। वेरी गुड, 2f cos थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। यानी कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हर बार वही प्रोसेस फॉलो करो, ये रिक्वायर्ड नहीं है। आपको अगर बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोला है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन है, इनका रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन है, तो उनके बिटवीन का एंगल कितना होगा? मतलब आपको बोला है कि 120 बी 10 है, बी भी 10 है, एंड रिजल्टेंट भी 10 है, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? 120 डिग्री, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन दी जाती है कि रिजल्टेंट जो है ईच ऑफ वेक्टर के इक्वल है, तो उसका एंगल कितना होता है? डायरेक्टली थीटा इक्वल्स टू 120। ये मैंने स्टार मार्क करके प्रूव करके लास्ट लेक्चर में दिया है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि देखो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं क्वेश्चन गिवन कंसेप्ट के ऊपर, उन सबको अपन यहाँ पे इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन जो आपको गोल्डन रूल्स बोल के स्टार मार्क करके लिख के दिया जाता है, लेक्चर में नंबर ऑफ टाइम्स वही पढ़ाया जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यस कीर्ति? सर आपने जो tan अल्फा का फॉर्मूला बताया था वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा ना? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन वेक्टर की अपन पढ़ रहे थे, अभी एडिशन के बाद में आता हूं बेटा मैं उसके सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में थोड़ा सब्ट्रैक्शन हाँ, नहीं अभी बाकी ना, अभी चल रहा है, एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बाकी है हमारी, ठीक है। तो वहां पे बस अपन जो करते हैं थीटा रिप्लेस बाय, ठीक है, बोला है तुमने, तो क्या होता है tan अल्फा जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा, ये कहां पे होता है? एडिशन में। तो सब्ट्रैक्शन जब हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने सिर्फ एक चेंज किया था, विच वन? -2ab cos थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो थीटा है साइन के एंड कॉस के साथ में, वो बस 180 माइनस थीटा होगा, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। कीर्ति? हाँ सर, ठीक है ना, आगे अपन उसको प्रूव भी करने वाले हैं। चलो, तो यहाँ पे वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था।
बहुत सारे लोगों को डाउट्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ये डिफिकल्ट जा रहा है। लेकिन बेटा एक क्लियर करना है, इसमें एक ही फॉर्मूला है। जब कोई भी दो वेक्टर हमें ऐड करने हैं, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है। तो उसके ऊपर मतलब ज्यादा सोचने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि एक वेक्टर एक्ट हो रहा है, पी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। इफ दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको बोला है कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। कर सकते हैं अभी? कर सकते हैं क्या? यस और नो? यस सर। चलो डू इट। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकालेंगे। कितना आएगा? रूट में 3। 1 प्लस 4, 5 प्लस 4 मतलब 9, रूट में 9 मतलब ये आ गया 3। देन मॉड ऑफ क्यू चाहिए, 16 प्लस 4 20 प्लस 21 यानी रूट ऑफ 21। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब 9, क्यू स्क्वायर मतलब 21 प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, ये तो 3 है, ये रूट ऑफ 21 है। रूट ऑफ 21 मतलब कितने लेंगे हम? बोलो। अगर 25 होता तो 5 लेना पड़ता, अगर रूट में 16 होते तो 4 लेने पड़ते। इन बिटवीन है 4.5। 4.5 ले लेते। चलो, और इनटू कॉस ऑफ 60 है, कॉस 60 1/2 2 2 कैंसल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा रूट में 21 प्लस 9 मतलब 30 प्लस 3 इंटू 4.5 कितना होता है? 13.5 मतलब रूट में आ रहे हैं 43.5। तो कितना होगा रिजल्टेंट? 6.4 समथिंग। अगर 36 आता तो 6 होता, 49 आता तो 7 आता, इसके इन बिटवीन है तो 6.5 6.6 जो पसंद है दैट विल बी द रिजल्टेंट। मतलब ये छोड़ के हमें कुछ दूसरा फॉर्मूला मालूम ही नहीं है एडिशन का। मैंने जो स्टार मार्क करके लिख के दिए है वो पर्टिकुलर कंडीशन में शॉर्टकट्स थे। अगर वो याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर कंफ्यूजन है तो आपको ये फॉर्मूला 101% आंसर देगा, मतलब देगा, ठीक है। जैसे कि आपको बोला है कि इफ टू वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है एंड दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट अगर 17 न्यूटन आ रहा है तो उस बिटवीन, मतलब उस कंडीशन में व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम। करो कैलकुलेट अब। कर सकते हैं कैलकुलेशंस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो पहले 3 कंडीशन चेक करनी है। जब थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय a प्लस बी। जब थीटा 180 होगा रिजल्टेंट इज गिवन बाय a माइनस बी। एंड जब थीटा 90 होगा रिजल्टेंट इज गिवन बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर, थीटा इज 0। वेरी गुड। तो पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि 99% जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड ऐसे फिक्स एंगल के आते, इन बिटवीन के एंगल एक आधी बार आते, तो हम इनको पहले चेक करेंगे। हमें मालूम है अगर थीटा 0 है दोनों को डायरेक्ट ऐड करना है, 12 प्लस 5 17 आ रहा है रिजल्टेंट। ये एक ही केस में पॉसिबल है इफ थीटा इज 0। ये हो गया था ना, मैंने 2 लेक्चर पहले लिख के दिया था कि जो r की वैल्यू है वो छोटी होती है या फिर इक्वल होती है मैक्सिमम से, बड़ी होती है या फिर इक्वल होती है मिनिमम से। तो हमें ये कंडीशन पहले चेक करनी है एंड उसके बाद में 90 डिग्री में होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब अगर मुझे बोला जाता कि इनका रिजल्टेंट 7 न्यूटन है, सो एंगल विल बी 180।
180 डिग्री, क्योंकि इनकी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो रही है। 12 - 5 = 7। अगर मुझे बोला जाता कि इनका रिजल्टेंट 13 न्यूटन है, देन उस केस में एंगल विल बी 90 डिग्री। मतलब ये तीनों अगर वेरीफाई करेंगे ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है। इससे अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, जैसे कि आपको बोला है कि इनका रिजल्टेंट है 10 न्यूटन, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, R = √(144 + 25 + 120 cos of theta। अब रिजल्टेंट कितना है 10, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 100 = 169 + 120 cos of theta प्लस 169 इधर आएंगे माइनस 100 - 169। सर वो रूट में मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया था ना दोनों साइड में, इसलिए 10 का 100 लिखा है। कौन बोला था रूट में, स्वप्निल था क्या? हाँ सर समझा अभी। ओके, अब यहाँ पे ये 120 इधर आने के बाद प्लस रहेंगे या माइनस होंगे? माइनस। माइनस, ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आने के बाद डिवीजन में जाएंगे देवेश। तो cos थीटा बना -69/120। 0.57। और हमें ऑप्शन में थीटा दिया होता है, हम बस क्या करते हैं, ये cos को उधर भेज देते हैं, तो थीटा बनता है cos इनवर्स ऑफ -69/120। ये ऐसे भी रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में होते हैं, अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा उसमें देखा होगा तो। ओके देवेश, वेरी गुड। अगर इसको डिटेल में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली -5 के आसपास आएगा, 0.5 समथिंग। हाँ सर। लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसे ऑड नंबर आ रहे तो इसी फॉर्मेट में ऑप्शंस रहेंगे, तो इससे आगे सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब देखो क्वेश्चन कोई भी आ रहा है, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एडिशन का, तो बस एक ही केस है, वहां पे फॉर्मूला जो है वो क्या करेगा, √(a² + b² + 2ab cos थीटा, इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। एंड वहां पे कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी, जिसमें हमने डायग्रामेटिकली ग्राफिकली की रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसको भी देखा था। और उसमें हमने देखा था बेसिकली अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है तो कंडीशन क्या है, 2 वेक्टर चाहिए जो नॉन कोलिनियर चाहिए। अगर हमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है तो वहां पे क्या कंडीशन है, मोर देन 2 वेक्टर्स। मोर देन 2 वेक्टर्स चाहिए। यस सर, पॉलीगॉन लॉ बेसिकली ट्रायंगल लॉ ही है। यस सर, पॉलीगॉन लॉ जो आपने एडिशन में बताया था वो ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। पॉलीगॉन लॉ मतलब एक्चुअल अलग लॉ नहीं है, उसका हम जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर करके वहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर। मतलब जैसे आपको पहला वेक्टर दिया है p वेक्टर, दूसरा दिया है q वेक्टर, तीसरा दिया है r वेक्टर, और एक दिया है s वेक्टर। अब इनका चाहिए रिजल्टेंट, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, ऐसे पॉलीगॉन बनाते हैं। और ये पॉलीगॉन कैसा बनाना है, कंपलसरी कैसा बनाना है पॉलीगॉन? सर, वो पॉलीगॉन वेक्टर का एडिशन कभी 0 आ सकता है? क्या क्या? सर, वो पॉलीगॉन वेक्टर का एडिशन कभी 0 आ सकता है? हाँ ना, वो नहीं, वही बोलने वाला हूं मैं। मुझे बोलो कि जब भी हम ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा से ये पॉलीगॉन कैसे रहेगा, ओपन पॉलीगॉन। कैसे रहेगा, ओपन पॉलीगॉन। ओपन पॉलीगॉन। और अगर मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग साइड ड्रॉ करूंगा, जो ड्रॉ होगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। इनके सीक्वेंस में ड्रॉ नहीं करना है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा। तो ये रिजल्टेंट की हो गई डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट की हो गई डायरेक्शन। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपल एक अरेंजमेंट करनी पड़ती कि जैसे ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे अपन पहले, इसको मैं r1 वेक्टर बोलूंगा और ये r1 वेक्टर बनेगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर, यानी बाकी सब लोगों को भूल जाएंगे और ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर है। इन दोनों की एडिशन का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन का एंगल दिया जाएगा हमें θ1। तो यहाँ पे r1 क्या बनेगा बोलो, एक ही तो फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का, इसलिए r1 बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट p² + q² + 2pq cos of θ1 हो गया r1। समझ में आ गया? हाँ सर। अब अगर मुझे
यहाँ पे ये निकालना है, इसको मैं R2 बोलता हूं, तो ये R1 R2 plus बनेगा R का R1 magnitude। वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर। यस फिर मेरे लिए क्या होगा कि इनके बिटवीन का एंगल अगर θ2 है तो R2 के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2R इंटू R1 इंटू कॉस ऑफ θ2 हो गया R2। क्लियर? हाँ सर। एंड जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा उसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये R3 बनेगा। तो R3 क्या रहेगा हमारे लिए? R2 वेक्टर प्लस S वेक्टर, यानी R3 के लिए अब फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ, ये एंगल अगर θ3 है तो R3 का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर प्लस 2R3 इंटू S इंटू कॉस ऑफ θ3। लेकिन हम जब भी इस वेक्टर को पढ़ के रिमेनिंग सिलेबस में अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन हमें नहीं के बराबर वहां पे अप्लाई करनी है, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। बस ये थ्योरेटिकल अगर इसको सिंप्लीफाई करके हमें कुछ फाइंड करना है तो ये अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं, फिर उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकालो, ऐसे एप्लीकेशन हमें नहीं आते। क्लियर है? लेकिन फिर भी आ गए तो इस प्रोसेस से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पॉलीगॉन लॉ समझ में आ गया सबको? यस सर। लेकिन अगर क्या हुआ, मुझे नंबर ऑफ वेक्टर दिए गए थे और उन नंबर ऑफ वेक्टर में से जब मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ किया तो वो पॉलीगॉन कुछ इस तरह से था, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। मतलब ये पॉलीगॉन हम बनाते गए उनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग पुट करके, और वहां पे जो पॉलीगॉन है हमें ओपन चाहिए था वो क्लोज बन गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? सर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करने जाएंगे, ड्रॉ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई रिमेनिंग साइड बची नहीं। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी 0, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर विल बिकम इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया सबको? यस मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स है जिनको कंबाइन करके उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टेल टू हेड अगर अपन पुट कर रहे हैं एंड उनका पुट करने के बाद का जो स्ट्रक्चर है, इफ इट रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड पॉलीगॉन, इट मींस इनका जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है? 0 होता है क्लियर? तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख के दे रहा हूं जिनको हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर रिमेनिंग सिलेबस में अप्लाई करने के लिए इतना कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन वेक्टर में अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो उसको समझने के लिए हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ गोल्डन रूल्स आपको लिख के दे रहा हूं। कंडीशन से यहाँ पे जो हमें ये लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। फॉर रिजल्टेंट वेक्टर टू बी 0, कोई भी वेक्टर का जब हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं तो वो रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है? अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि इनका रिजल्टेंट 0 है और हम दो वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में। तो हमें मालूम है जब हम इनको ऐड करते हैं तो एडिशन के बाद हमें रिजल्टेंट मिलता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? यस। लेकिन अगर रिजल्टेंट 0 ही है, पहले बोला ना ये कंडीशन में रिजल्टेंट 0 ही मिलता है हमें, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमें 0 चाहिए, ठीक है, देन यहां पे हम लिख सकते हैं कि बोथ वेक्टर्स must have equal magnitude and opposite direction। यानी कि कंडीशन क्या हो गई देखो कि मिनिमम वेक्टर्स रिक्वायर्ड सो दैट उनका रिजल्टेंट 0 बनेगा। अगर वो कोलिनियर है तो कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। कोलिनियर समझ में आता है ना? यस सर। एक लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, उनके डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी वो कोलिनियर है।
तो अगर कोलिनियर वेक्टर बोले जिनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, तो उसमें कंडीशन होगी कि उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो वहां पे उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आता है, 0 आता है क्लियर? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर दो वेक्टर है और वो कोलिनियर नहीं है, दो वेक्टर है और वो अगर कोलिनियर नहीं है, ये कंडीशन देखो क्या हो गया कि अगर दो वेक्टर है कोलिनियर है तो उनके कितने मिनिमम नंबर चाहिए सो दैट रिजल्टेंट विल बिकम 0? हमने देखे दो चाहिए, वो भी कैसे, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। वही कंडीशन में दो वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट 0 बनाएंगे। लेकिन अगर यहां पे बोला गया है कि आपको जो वेक्टर दिए गए है वो अगर नॉन कोलिनियर है, वो अगर नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है मतलब एक लाइन में नहीं है, एक लाइन के अलोंग एक्ट ही नहीं हो रहे, तो उस केस में हमें करना क्या पड़ता है, जैसे ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ता है, सर और एक वेक्टर। ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ता है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है और इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम इस तरह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक रिमेनिंग वेक्टर हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये बन गया इनका रिजल्टेंट, दैट इज सी वेक्टर। तो अगर आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बन गया सी वेक्टर, समझ में आ रहा है ये? सर यस। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर फॉर द रिजल्टेंट टू बी 0 इज 3। यस, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर ये दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर नहीं है तो इनका जो रिजल्टेंट है मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे अगर आपको ये सी वेक्टर तीसरा वेक्टर दिया है और ये तीसरा वेक्टर जो है वो इस तरह से एक्ट हो रहा है, जो कि क्या बना रहा है, एक क्लोज वन, क्लोज ट्रायंगल बोलेंगे हम उसको, पॉलीगॉन तो नहीं है लेकिन ट्रायंगल है जो क्लोज शेप बना रहा है। इसका मतलब यहां पे इनका रिजल्टेंट भी क्या बनेगा, अब 0 बनेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी 0, क्योंकि रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मतलब रिजल्टेंट की एम्प्टी साइड ही नहीं बची है। इसका मतलब ये पॉलीगॉन यहाँ पे क्लोज हो गया, इनका रिजल्टेंट 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर कोप्लेनर है, क्योंकि ट्रायंगल जो है हमेशा एक ही प्लेन में होता है, तो कोप्लेनर है, नॉन कोलिनियर है, तो उस केस में हमें 3 वेक्टर लगेंगे सो दैट उनका रिजल्टेंट 0 बनेगा। उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। एंड वही कंडीशन अगर नॉन कोप्लेनर अगर दे रहे आपको, तो वहां पे हम ट्रायंगल के यूज करके उसको रिजल्टेंट 0 नहीं बना सकते, फिर वो पॉलीगन बन जाएगा। एंड उस पॉलीगन में हमें यही वेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 होती है। ठीक है, 4 वेक्टर जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिनसे रिजल्टेंट क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, मतलब आपको बस ये 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर कोलिनियर है तो मिनिमम वेक्टर की रिक्वायरमेंट 2 है, अगर नॉन कोलिनियर है तो मिनिमम वेक्टर की रिक्वायरमेंट 3 है, अगर नॉन कोलिनियर एंड नॉन कोप्लेनर है तो उस केस में मिनिमम वेक्टर की रिक्वायरमेंट 4 है। किस लिए? रिजल्टेंट 0 के लिए। वेरी गुड, उनका रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए। ठीक है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे देखो कुछ और बातें हमें करनी है इससे रिलेटेड, एकदम सिंपल सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकल बात है। देखो बेसिकली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो रिजल्टेंट 0 बनेगा, एंड अगर कोप्लेनर नहीं है तो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 4 होती है, तभी जाके वो क्लोज पॉलीगॉन बन सकता है क्लियर सबको? यस सर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो कि एक वेक्टर आपको दिया है, जैसे कि ए वेक्टर है, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक्ट होने वाला एक मिनट इधर डायरेक्शन इसकी, ये बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट 0 बन सकता है क्या? ऐसे 2 वेक्टर आपको दिए, ए वेक्टर एंड बी Yes. वेक्टर,
उनकी लेंथ डिफरेंट है मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इनका रिजल्टेंट 0 बन सकता है क्या? यस और नो? आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एंड अगर इसको 0 हमें बनाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसके साथ में हमें यहाँ पे और एक वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा सी वेक्टर। तो अब जाके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर बी वेक्टर इक्वल्स टू सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरह की कंडीशन अगर है, ये किस लिए कंडीशन है? 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, कौन से? कोप्लेनर है, उसके साथ में कौन से? कोलिनियर है। समझ रहा है कि ये वर्ड कोप्लेनर कोलिनियर? हाँ सर। देखो बेसिक कंडीशन है कि इस तरह से कोलिनियर है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, इसलिए दो उनको 0 नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास 3 वेक्टर है एंड ये कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस केस में इनका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या होगा रिजल्टेंट? 0 रहेगा। ठीक है, अगर हमें इस तरह की कंडीशन दी है कि सपोज अब ये बी वेक्टर हो गया, यहाँ पे ए वेक्टर है एंड यहाँ पे ये सी वेक्टर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अब इस केस में अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो दैट विल बी 0 ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर वाला वेक्टर सी वेक्टर दिया है इस डायरेक्शन में और फिर यहाँ पे एक्ट होने वाला ये ए वेक्टर है, यहाँ पे एक्ट होने वाला ये बी वेक्टर है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये कंडीशन समझ में आ रही है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मींस इनका रिजल्टेंट 0 है। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है क्लियर फिर? यस सर। चलो अब सेम बातें ट्रायंगल से करेंगे कि इस तरह से ट्रायंगल की 2 साइड आपको दी है, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर सी यहाँ पे रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये सी यहाँ पे रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सी की कंडीशन ए से एंड बी से रिलेटेड क्या होगी कि यहाँ पे ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो सी से क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। या फिर यहां पे अगर ये B रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो A प्लस सी जो है वो B से ग्रेटर चाहिए। एंड अगर यहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को तो B प्लस सी जो है वो A से ग्रेटर चाहिए। मतलब हमें जो 3 वेक्टर दिए जा रहे हैं, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 है, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 है, अगर वो कोलिनियर है तो ये कंडीशन वहां पे मैच होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड अगर वो नॉन कोलिनियर है तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल बस किसी भी 2 वेक्टर की एडिशन तीसरे वेक्टर से अगर ग्रेटर है, ज्यादा है, तभी उनका रिजल्टेंट 0 बन सकता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये 3 वेक्टर के लिए वही कंडीशन हम 4 वेक्टर के लिए लिख सकते हैं कि अगर कोई 4 वेक्टर है वो अगर क्लोज पॉलीगॉन बना रहे तो वो अगर क्लोज पॉलीगॉन बनाएंगे तो उनके लिए भी सेम कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 वेक्टर आपको दिए एंड इनका रिजल्टेंट 0 है। तो ये कब पॉसिबल है? अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू कब? जब वो कोलिनियर होंगे तब, एंड ग्रेटर कब? जब कोलिनियर नहीं होंगे तब, जैसे अब ट्रायंगल में लाइन में देखा था उसी के सिमिलर। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि a प्लस सी प्लस डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे डी हो गया, बी हो गया, सी को रिजल्टेंट बोला है तो a प्लस बी प्लस डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। एंड अगर a को रिजल्टेंट बोला है तो c प्लस बी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू a। मतलब आपको मॉड्यूल में भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए है कि सारे वेक्टर मिला के उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है या नहीं है। ये कंडीशन आपको अगर देखनी है
3 वेक्टर के लिए इससे पहले बोली वो है, अगर 4 वेक्टर देंगे तो ये कंडीशन हमें वहां पे अप्लाई करनी है क्लियर? क्लियर सर। अब इस सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये सारे तो बस ऐसे ही है इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके कुछ खास एप्लीकेशन हमें अप्लाई नहीं करने, कि बेसिकली नंबर ऑफ वेक्टर्स है जो आपको दिए गए हैं और उसमें कंडीशन है कि n नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर एंड को-इनिशियल, कोप्लेनर एंड को-इनिशियल वेक्टर्स है। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में आने वाले, एंड को-इनिशियल मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर इस तरह से एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे n नंबर ऑफ वेक्टर है, कितने हमें मालूम नहीं है, और उनके बिटवीन का जो एंगल है इंक्लाइन एट इक्वल एंगल, इंक्लाइन एट इक्वल एंगल बोलो या फिर सेम एंगल बोलो, ऐसा ये एंगल भी, ये एंगल, मतलब हर दो वेक्टर के बिटवीन का जो एंगल है वो सेम है, थीटा है, हर एक का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। अगर हम उसको एफ बोलेंगे तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। इनका जो रिजल्टेंट है ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। एंड इस केस में हमें अगर इनके बिटवीन का एंगल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन n, ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको बोला है कि ऐसे वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, कितने वेक्टर है यहाँ पे, 3 वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके बिटवीन एंगल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट 0 है ये आपको बोला है, और आपको बोला है कि देन इन दिस केस कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम, इनके बिटवीन का एंगल कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n है, यहाँ पे वेक्टर के नंबर कितने हैं, गुड मॉर्निंग, वेक्टर के नंबर कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा को लिखेंगे 2 पाई बाय 3। अब पाई का मतलब 180 होता है, तो ये बनेगा 2 इंटू 180 बाई 3, तो ये कितना आएगा 60, यानी थीटा विल बी 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स जो है वो 120 डिग्री से सेपरेटेड है। ठीक है, आपको ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिए, ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक की साइड लेंथ ए बोली है, और यहाँ पे आपको बोला है कि ये सेंट्रॉइड है उसका ओ। अगर ये सेंट्रॉइड है ओ तो यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा जो ओ ए वेक्टर है, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं हम, यहाँ पे जो रहेगा इसको अगर बी बोलूंगा तो ये बनेगा ओ बी वेक्टर, यहाँ पे सी पॉइंट रहेगा तो ये जो वेक्टर आएगा ये बनेगा ओ सी वेक्टर। तो मुझे बोलो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, चलो कमांड फास्ट लगाओ दिमाग। पहली कंडीशन चेक करेंगे सारे वेक्टर इक्वल है क्या, सारे तीनों वेक्टर इक्वल है क्या, ओ ए ओ बी ओ सी मैग्नीट्यूड में, Yes. और उनका एंगल भी सेम है, इसलिए यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बस कंडीशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो सारे रूल्स हमने देखे उनको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है क्लियर? यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हैं ऑलरेडी, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारा आइडिया जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन है कि फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो इसको तो आपको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स सॉल्व एग्जांपल देख के सॉल्व करने पड़ेंगे, देन एंड देन ओनली यू विल गेट द एक्चुअल आइडिया। ठीक है, मतलब हम देखो अभी एडिशन से आगे बढ़े ही नहीं, हम एडिशन से रिलेटेड बातें चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट केस में क्या होगा, एप्लीकेशन में कैसे कैसे हम वर्क करेंगे। तो अब मुझे बोलो यहाँ पे 2 वेक्टर आपको दिए हैं, एक है 20 न्यूटन एंड एक है 30 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा,
What will be the resultant in this case? 50. कैसे 50? देखो सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब थीटा विल बी 0 एंड हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल 0 है तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? उनकी डायरेक्ट एडिशन। तो ये बनेगा 30 + 20 यानी कि 50 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी एज दैट ऑफ एनी वन वेक्टर। लेकिन अगर हमें इस तरह की कंडीशन दी गई है, यहाँ पे ए वेक्टर है एंड ये इधर बी वेक्टर है, ये दिया है आपको 10 न्यूटन एंड ये दिया है आपको 15 न्यूटन। नाउ टेल मी रिजल्टेंट कितना होगा? 5 Newton in direction of B vector. वेरी गुड। हमें मालूम है कि यहाँ पे इनकी डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है, मतलब थीटा 180 डिग्री है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली a - b, यानी रिजल्टेंट बनेगा 15 - 10 यानी 5 न्यूटन। एंड जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा से कहां पे होगी? वेक्टर विथ बी मतलब लार्जर मैग्नीट्यूड, ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा 5 न्यूटन वाला वो इस तरफ एक्ट होगा। ठीक है, एंड इन दोनों कंडीशन को छोड़ के अगर किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर दिया गया है, जैसे कि ये 5 न्यूटन है एंड ये 12 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट चाहिए, कैसे निकालेंगे? 13 Newton. 13 Newton. वेरी गुड। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी दोनों के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 90 है, तो रिजल्टेंट हम निकालते हैं बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आता है रूट ऑफ 169 यानी 13 न्यूटन। तो ये 3 स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में ये कंडीशन थ्योरेटिकली दी है या फिर डायग्राम में रिप्रेजेंट की है तो हम फॉर्मूला पुट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि देख के यहाँ पे आंसर आता है और जिससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन एंड वहां पे सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला है कि चेंज क्या होता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सिर्फ जो प्लस था दैट इज रिप्लेस्ड बाय माइनस। यानी कि अगर दो वेक्टर है उनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था विच वन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यही अप्लाई होता है। बस हम चेंज क्या करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, जैसे ये OP है ए वेक्टर एंड ये दूसरा है OQ जिसको मैं यहाँ पे बी वेक्टर बोल रहा हूं, और आपको बोला है कि इसकी क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी आपको फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग रूल्स, अलग कंडीशन नहीं पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफिकेशन करके ये बनता है r = a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। लिख सकते हैं कैसे हम? हाँ सर। मैथमेटिक्स अलाउ करता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे जो b प्लस हुआ करता था बस एडिशन में माइनस लिया। अब जब भी वेक्टर माइनस होता है, जैसे कि प्लस आई का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई का मतलब नेगेटिव एक्सिस। उसी तरह से b अगर इधर एक्ट हो रहा था तो इसका निगेटिव जो होगा, यहाँ पे अगर मैं OT बोलूंगा तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये एंगल पहले थीटा हुआ करता था तो इनके बिटवीन का जो एंगल है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली 180 माइनस थीटा, यानी कि सेम फॉर्मूला मॉडिफाई होके ये बनेगा r = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। क्यों ऐसे? क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज -1। cos of 180 minus theta is minus of cos of theta, इसलिए प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। एंड उसी तरह से अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल चाहिए tan अल्फा, तो ये बनेगा b sin 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर डायरेक्ट थीटा दिया है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा हो जाएगा। यस, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें थीटा दिया डायरेक्टली एंगल कैलकुलेट करने के लिए तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
मतलब ये याद रखने के लिए इजी है, वो नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, यहाँ पे थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कीर्ति यस सर। चलो, तो देखो आज भी हमने जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिलेटेड पॉइंट थे वही डिस्कस किए, वही जो क्वेश्चंस थे उनको ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपको जो है, जिन लोगों का हो गया है, फिर से और एक बार सारे सॉल्व एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक की पूरी थ्योरी एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के अनसॉल्व एग्जांपल जो है उनको फिर से सॉल्व करना है। एक बार सबके सॉल्व हो गए आज, जिनके बाकी है वो कंप्लीट करो, जिनके हो गए थे और एक बार फिर से फ्रॉम स्टार्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारा एक बार हो गया, फिर हम एक्सप्लेनेशन सेशन में इनके डाउट डिस्कस करेंगे। देन फ्रॉम टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी बातें हम कल देखेंगे। लेकिन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड का पूरा पार्ट आज मुझे कंप्लीट चाहिए। क्लियर? सर वो मोशन इन वन डायमेंशन के मेरे बाहर के क्वेश्चन नहीं हो रहे। नहीं हो रहे?